मेरे अपने ख्याल में नेतन्याहू को, मेरे ख्याल में उसने ये कहा भी था एक इंटरव्यू में चंद साल पहले कि सबसे बड़ा जो थ्रेट था ईरान है और उसके बाद पाकिस्तान है। इस्माइल हनिया के कत्ल में मुमकिन तौर पर मोसाद ने अहम किरदार अदा किया है। तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक बड़ा अजीब काम किया है जिसको देख के बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। पाकिस्तान ने तो पहले इजराइल का नाम लेके फॉरेन ऑफिस ने कंडेम किया, फिर फॉरेन ऑफिस ने अपना बयान तब्दील कर लिया और इजराइल का नाम निकाल दिया अपने कंडेमनेशन में। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। और जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान व्यूज विद सीरियस कंसर्न्स द ग्रोइंग एडवेंचरिज्म इन द रीजन। इंडिया भी तो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। इजरायली एडवेंचरिज्म। तो ये एक मौका है मेरे ख्याल में कि ईरान को रिएक्ट तो करना ही होगा। ये हो नहीं सकता है कि ईरान इतने बड़े प्रोवोकेशन को कुछ नहीं करे, जरूर उनको कुछ कमिटेड रिस्पांस करना पड़ेगा। फलस्तीन को खत्म करना ये मुस्लिम कंट्री के लिए एक मैसेज है, आपको आपका भी नंबर आ सकता है। और अगर ईरान कोई ज़्यादा बहुत बड़ी कोई काउंटर अटैक करता है जिससे और सिविलियंस मारे जाते हैं तो फिर इसराइल को एक और प्रीटेक्स्ट मिल जाएगा, एक एक्सक्यूज मिल जाएगा कि उससे भी ज़्यादा बड़ा हमला वो करे। अगर पाकिस्तान ये समझता है तो इतनी कमजोर स्टेटमेंट पाकिस्तान ने क्यों दी है? पाकिस्तान ने इतनी कमजोर स्टेटमेंट क्यों दी? ईरान की हदूद के अंदर से किया गया या बाहर से, ये एक और अपनी जगह पर सवाल है। वो तो देखें, बिल्कुल दुनिया के सामने ईरान का जो सिक्योरिटी का निजाम है वो तो देखें, बड़ा उसकी तो बड़ी सुबकी हो गई। इसका मतलब है ईरान जो है वो अपने घर के अंदर किसी की हिफाजत नहीं कर सकता। पाकिस्तान में तो खैर सुबह से टीवी चैनल्स पे उनको शहीद बताया जा रहा है। मैं अपनी जगह खैर समझती हूँ कि जो हमास है वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और जिस तरह से उन्होंने इजराइल के ऊपर फर्स्ट अटैक किया था वो नहीं होना चाहिए। का कितना इम्पैक्ट आपके ख्याल से पाकिस्तान पर भी हो सकता है कि आप अपने सबसे बड़े हलीफ के मुल्क में भी महफूज नहीं है और हम जहां चाहें आपको हलाक कर सकते हैं, और उनको अपने दीगर जो मुताहरिफ तंजीमें हैं उनके सामने ईरान की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के निज़ाम को शर्मिंदा करना भी उनका एक मकसद था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि बताते हैं कि जिस तरीके से जो ईरान है उसमें इजराइल ने जो हमास प्रमुख को मारा है उसके बाद से पूरी दुनिया जो है वो डिवाइड होती हुई नज़र आ रही है। और इजराइल के पीएम जो कि पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के बाद दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो पाकिस्तान हमारे लिए है, क्योंकि पाकिस्तान जो कि आपको पता होगा कि कैसे जो है वो इजराइल के ख़िलाफ़ शुरू से ही खड़ा रहता है। और जैसे ही हमास प्रमुख की हत्या ईरान में हुई वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया में उसको शहीद बोला जाने लगा और इजराइल के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी बातें की जाने लगी। लेकिन पाकिस्तान भी ये बात जानता है कि एटमी मुल्क होने के बाद भी इजराइल के पास जो कुछ है पाकिस्तान के पास उसका तोड़ नहीं है, क्योंकि इजराइल चाहे तो पाकिस्तान का पूरा नक्शा ही मिटा सकता है। और जो पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वो भी आज इस बात से डरा हुआ है कि कहीं हम पे ही हमला ना हो जाए। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है और कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ से डरी हुई है कि कहीं हम पे हमला ना हो जाए। फिर सब आज आपका तज्जिया खासी अहमियत का हामिल इसलिए भी होगा। हाँ ये भी बात मैं ये बात करते करते सोच रही थी कि ये तो मामूल की बात है ना, रोज़ की बात है, व्हाट्स द डिफरेंस। बट मिडल ईस्ट बहुत कम हमारे शो में डिस्कस होता है, इसलिए कि हमारे अपने मसाइल अच्छे खासे हैं। मिडल ईस्ट तवज्जो का मरकज़ तब बना जब ईरान की जानिब से इसराइली जारहियत का जवाब दिया गया। दमिश्क में जब इसराइल ने हमला किया था, टारगेट किया था सफारत खाने को, तो ईरान ने 300 मिसाइल रिपोर्ट्स के मुताबिक बरसाए थे और इसे एक अलामती जवाब भी हमला समझा गया था। उसके बाद से खामोशी थी, लेकिन यकदम ये होता है कि ईरान में 2 शहादतें होती हैं 2 सीनियर लीडर्स की, और उसके बाद ईरान में इंतखाब होता है और 9 मुंतखब सदर की तकरीब हल्फबरदारी में मदऊ किया जाता है मुमताज़ फ़लस्तीनी रहनुमा इस्माइल हनिया साहब को। वो वहाँ मौजूद होते हैं, वो एक मेहमान की हैसियत से, रियासत के मेहमान की हैसियत से वहाँ मौजूद हैं और उन्हें निशाना बनाया जाता है, जिसकी बज़ाहिर ज़िम्मेदारी अभी तक कबूल नहीं कर रहा इसराइल। लेकिन शुकूक व शुबहात का इजहार यही किया जा रहा है कि ये हमला इसराइल की जानिब से किया गया, ईरान की हदूद के अंदर से किया गया या बाहर से, ये एक और अपनी जगह पर सवाल है। शहादत अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी खबर जिसने हिला के रख दिया मशरिक़ वस्ता को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को। लेकिन ईरान की सरजमीन पर अटैक होना एक और चीज़ है जो ईरान को बराह रास्त इन्वॉल्व करती है, और ईरान की तरफ से जवाबी हमले का ऐलान भी कर दिया गया है और उधर इसराइल ने भी कहा है कि हम तैयार हैं अपने डिफेंस के लिए। क्या असरात मुरतब कर सकती है ये शहादत ओवरऑल गज़ा की जंग पर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर? आयशा, इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि जिसकी बात होनी चाहिए, फिर पता चलेगा कि आगे क्या होने जा रहा है।
पहली बात तो ये है कि आपने सही कहा कि ये पहली दफ़ा ईरान के अंदर एक अटैक हुई है ऑन अ हमास और पैलेस्टीनियन लीडर जी मगर इजराइल ने अभी तस्लीम नहीं की जी ऐसे ही है ना जी अभी इसके हाल ही में बेरूत में एक अटैक हुआ जी 24 आवर्स के अंदर जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं हिजबुल्लाह के जी और तस्लीम कर लिया इजराइल ने कि हमने किया जी यहाँ तस्लीम नहीं किया ऑफिशियली मगर सबको पता है कि इजराइल ने किया है इजराइल को खुद पता है कि उन्होंने किया है और इजराइल के जो कल्चर मिनिस्टर हैं उनका भी एक बयान आया है जो कि लोगों ने उसकी तरफ गौर नहीं किया मगर उनका भी एक बयान आया मैं पढ़ के सुनाता हूँ वो ये कहते हैं अंग्रेज़ी में मैं पढ़ के सुनाता हूँ फिर अंग्रेजी उर्दू में तर्जुमा कर देंगे कोट ऑन कोट दिस इज़ द राइट वे टू क्लीन द वर्ल्ड ऑफ दिस फिल्थ नो मोर इमेजिनरी पीस सरेंडर एग्रीमेंट्स नो मोर मर्सी ये है उनका मिनिस्टर ऑफ कल्चर अमीचाय इलायू अब बात यह है कि ये तो तस्लीम कर ही लिया ना नाम नहीं लिया मगर इसके बाद ये कहा कि हमने एक दुश्मन को जेर कर दिया मार दिया ढेर कर दिया तो कर तो लिया उन्होंने इससे कबल ईरान के अंदर ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को भी टारगेट किया गया इजराइल हैज़ बीन टारगेटिंग ईरानियन साइंटिस्ट्स मगर कभी भी उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली मगर उनको अटैक करता रहा और सबको पता गया इनके इजराइल वाज बिहाइंड दोज अटैक्स अब ईरान के लिए प्रॉब्लम ये है कि ये पहली ईरानियन सॉइल के ऊपर एक ऐसी अटैक हुई है ऑफ अ नॉन ईरानियन जो कि एक मेहमान था और एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए थे वो जो कि इलेक्शन थी प्रेसिडेंट की हाँ, और तो अब सवाल ये खड़ा होगा कि क्या इसके बाद हालात बिगड़ेंगे या शायद बेहतर हों दो किस्म के तबसरे हो रहे हैं एक ये कि ईरान अब बहुत बड़ा सख्त रिएक्शन होगा ईरान से वो जो 300 रॉकेट्स फेंके थे वो अब भूल जाएंगे इससे ज़्यादा सख्त करना पड़ेगा दूसरे कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके बाद इजराइल जो है वो फिर टॉक्स में गाज़ा के ऊपर इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि उसने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया अपनी कंस्टिट्यूंसी को कि हमने कार्रवाई की है और विक्ट्री हमें मिली है तो दो किस्म के तबसरे हैं एक ये कि जी वी हैव टेकन रिवेंज और अब हम बात कर सकते हैं आउट ऑफ अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दूसरा ईरान का कि अब हमें पहले से भी ज़्यादा बड़ा हमला करना पड़ेगा अपनी इज्जत बचाने के लिए तो ये दो जो सूरत हाल है मुझे ऐसे लगता है कि ईरान रिटेलिएट करेगा बड़े पैमाने पर या और देखिए अब दो किस्म के रिटेलिएशन हो सकती है एक तो ये कि किसी तरीके से ईरान भी कोई इसी किस्म की कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन अ मेजर इजरायली लीडर करे या करवाए या ये कि वो जैसे ही पहले उन्होंने किए हैं इस दफ़ा उसी किस्म की अटैक करें और बड़े पैमाने पे करें सो ये इस किस्म के इश्यूज अब चल रहे हैं और जो ख़तरा ये है कि दो बातों का ख़तरा है एक तो ये कि वो जो कतर के अंदर जो टॉक्स चल रही थी कि गज़ा के ऊपर सीज़ फायर की जो टॉक्स थी जिसके अंदर हानिया साहब एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे थे तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो इस पे बात कर रही है कि कैसे जो है वो इजराइल ने ईरान में जाके और बैठे बैठे हमला कर दिया और ईरान को पता भी नहीं चला मतलब आप समझ सकते हैं कि जो इजराइल का जो एजेंसी है मोसाद वो इतनी ताकतवर और इतनी इंटेलिजेंट है कि किसी भी देश में घुस के वो किसी को भी मार सकती है और उस देश को खबर तक नहीं हो सकती और ये मोसाद का पहला ऐसा जो है वो किलिंग मतलब नहीं है क्योंकि अभी इजराइल ने इस चीज़ को नहीं माना है कि हमने ये हत्या की है लेकिन अगर इजराइल ने अगर ऐसा किया है तो ये दिखाता है कि मोसाद कितनी ताकतवर है कि वो किसी भी देश में जाके किसी को भी घुस के मार सकती है और पाकिस्तान इसी बात से डरा हुआ है कि अगर ये युद्ध आगे और भी बढ़ता है तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है क्योंकि जिस तरीके से जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं उन्होंने पहले ही कह रखा है कि मतलब ईरान के बाद दूसरा सबसे हमारा दुश्मन जो है वो पाकिस्तान है क्योंकि पाकिस्तान जो कि
उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब बातें की जाए तो बड़ी बड़ी करते हैं। एक एटम होने के वजह से वो पूरी दुनिया में चाहते हैं कि हम राज करें और पूरी दुनिया हमसे डरे, लेकिन आज दुनिया एटम बम की नहीं रह गई है। आज पूरी दुनिया जो है वो पैसे की रह गई, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो पूरी दुनिया में आपकी इज्जत होगी और पूरी दुनिया आपसे डरेगी। एटम बम होने से कोई कुछ नहीं करता। अगर हम इजराइल की बात कर रहे हैं तो इजराइल के पास ऑफिशियल तो अभी एटम बम नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया उनसे डरती है। हालांकि कई रिपोर्ट में ऐसा माना गया है कि इजराइल भी जो है वो एटम बम बना रहा है और कुछ एटम बम वो बना भी चुका है, लेकिन अभी ऑफिशियल नहीं है तो इसे नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरीके से उसके पास टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया डरती है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान, जो कि इजराइल के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने टीवी चैनल पे, लेकिन अगर उनके अंदर खाने की बात की जाए तो वो अंदर खाने भी वो ये बात से डरते हैं कि कहीं ये अगर युद्ध आगे की ओर बढ़ा तो इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।